लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। देखो जी, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, तो याद रखना 2 ऐसे 2 लिखा रहेगा या फिर आपको ऐसे भी 2 मतलब कि दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग दोनों में से कोई देख लेना कौन दिया है, आप वही टिक लगाना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा। देखो, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा काल्पनिक और सीधा होता है, और काल्पनिक को हम लोग आभासी भी बोल सकते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर बी वाला होगा आभासी और सीधा। आंसर हमारा हो जाएगा ये बी नंबर वाला करेक्ट आंसर होगा। 100% हमारा आंसर क्या होगा जी, बी नंबर वाला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंख व्यवहार होता है। आंख व्यवहार, देखो जी, जो हमारा आंख होता है, हम लोग का जो आंख होता है उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। किसी के भी आंख में देख लो, उसमें उत्तल लेंस ही पाया जाता है। ठीक है, ये मत कहना कि उस व्यक्ति में अवतल पाया जाता है तो उस व्यक्ति में समतल, नहीं, हर व्यक्ति यानी कि मनुष्य के आंख में अवतल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार का लेंस का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि केवल उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। देखो जी, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग एक प्रिज्म का उपयोग करते हैं, जो आंसर होगा डी नंबर। और एक प्रिज्म में अगर सतह के बारे में पूछा जाए कि एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो आप लोग बताना भाई लोग कि आंसर होगा 5, क्योंकि एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। लेकिन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। जो क्वेश्चन का है उसका आंसर होगा आपका प्रिज्म। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद मतलब कि ये रहे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। देखो जी, रेटिना पर जो आप लोगों का प्रतिबिंब बनता है, आपको पता है ना कि मनुष्य में जो प्रतिबिंब बनता है वो उत्तल, मनुष्य में जो प्रतिबिंब मनुष्य में जो लेंस पाया जाता है वो है उत्तल लेंस। और जो हम लोग के आंख पर रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आम नेत्र के द्वारा ही बनता है, उल्टा वास्तविक। ठीक है, ये किसके द्वारा बनता है, तो आम नेत्र के द्वारा। ठीक है, आम नेत्र मतलब कि दूसरे मनुष्य के द्वारा। अब देखो अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग 220 वोल्ट और 100 वाट, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो एक दोस्तों फार्मूला होता है, P बराबर फार्मूला होता है V²/R। तो अगर आप R को इधर लाओगे तो V²/P हो जाएगा। और V का मान दोस्तों 220 दिया है, तो 220 को आप स्क्वायर कर दो और बटे में क्या कर दो, 100 कर दो। और 220 का स्क्वायर क्या होता है पता है, 22 का तो हो जाएगा आपका 484 आपका हो जाएगा 22 का। और उसमें दोस्तों 10 बचा है तो उसमें 2 जीरो लगा दो, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका 100 हो जाएगा। तो ये 100 और ये 2 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा केवल 484। तो 484 हम आसानी से टिक लगा देंगे। फार्मूला हम लोग याद रखेंगे, जब इसके साथ वाट लगा रहेगा तो R बराबर V²/P, ये फार्मूला होता है, इसको याद रखना है। इसी फार्मूले पर आप बैठाओगे तो इसका आंसर हमको मिल जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। देखो जी, विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर ही कहते हैं, क्योंकि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है और वोल्ट से ही शुरू होता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर पर हम लोग टिक लगाएंगे बी नंबर वाला। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में बोले तो हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, इसको इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में हम लोग एमीटर को जोड़ते हैं विद्युत परिपथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग का है जी कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ये जो विद्युत मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर समझते हो ना, सब लोग मोटर समझते हैं। ठीक है, मोटर, तो ये जो विद्युत मोटर होता है ना, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आंसर होगा आपका बी नंबर वाला। बहुत लोग इसका आंसर ए नंबर पर भी टिक लगाएंगे, लेकिन ए नंबर वाला कब होगा, जब कहे विद्युत जनित्र कि विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है, तब आप लोग ए नंबर पर टिक लगाइएगा। लेकिन मोटर कहेगा तो बी नंबर वाला होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा।
अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत फ्यूज बचाता है। आपके घरों में जो विद्युत फ्यूज लगा होता है, यानी कि आपके घरों में जो इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, जैसे कि आपके घर में बल्ब वगैरह जलता है, उसके लिए एक स्पेशल बोर्ड होगा। उस बोर्ड में एक फ्यूज जोड़ा होगा, और वो फ्यूज किस लिए जोड़ा जाता है? वो फ्यूज इसलिए जोड़ा जाता है कि अति भारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से हम लोग बच सके, और साथ में लघु पतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से भी हम लोग बच सके। तो इन दोनों के बचाव के लिए ही हम लोग विद्युत फ्यूज लगाते हैं। तो हमारा आंसर होगा दोनों। तो दोनों जहाँ भी दिया होगा वहाँ पर हम लोग टिक लगा देंगे, दोनों से बचाव के लिए हम लोग फ्यूज लगाते हैं। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है आपका। 11 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है ना, उस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं जी, जनित्र आंसर होगा ए नंबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? देखो जी, ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत हम लोग सूर्य को मानते हैं, क्योंकि सूर्य से बड़ा कोई स्रोत नहीं है, और सूर्य से ज़्यादा एनर्जी देने वाला कोई स्रोत भी नहीं है। क्वेश्चन आपका 13 नंबर है कि पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है। देखो जी, पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का जो न्यूनतम वेग होता है वो लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार होता है। ये होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आंसर होगा आपका बी नंबर वाला। अब देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है? अभिक्रिया करता है अपने, और वो अपने 2 भागों में बढ़ जाता है। तो कहा जाता है कि इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो देखो, जब भी कोई अकेले पदार्थ टूटकर 2 नए पदार्थों में विभक्त हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया को हम लोग विघटन के नाम से भी जानते हैं, विघटन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। याद रखना, अपघटन अभिक्रिया उससे कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि आप लोग बताने का प्रयास करिए, क्योंकि बहुत लोग आंसर ए बताते हैं उपचयन, और बहुत लोग इसका आंसर बताते हैं उष्माक्षेपी सी नंबर वाला। तो क्या आप लोग इसका आंसर ए नंबर बताओगे या फिर सी नंबर? थोड़ा कमेंट करके हमको बता दीजिए। तो देख लो जी, क्वेश्चंस अलग अलग है। एक क्वेश्चंस इसमें आएगा, जो लोग बताएंगे ए नंबर वाला और जो नंबर बताएंगे सी नंबर वाला, वो दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बता दो। चलो ठीक है, मैं बता दूँ, इसका आंसर होगा उष्माक्षेपी। क्या होगा? उष्माक्षेपी। ठीक है, उष्माक्षेपी। याद रखना, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अगर पूछेगा भोजन का पाचन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, तो आप लोग बता देना उपचयन। भोजन का पाचन का आएगा तो उपचयन होगा, अगर श्वसन का आ रहा है तो उष्माक्षेपी होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ये सी नंबर वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जिसको भी वीडियो पसंद आए और ऐसे ही और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहिए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं खुद ही आपके मोबाइल पर नोटिस के जरिए आपको मैं पूरा वीडियोज़ भेज दूंगा।